Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, नक्सल प्रभावित जिला प्रकाशित कराई है और इसके तहत बालाघाट, मंडला, डिंडौरी जिले को एक ही जोन में शामिल किया गया है और अब नक्सल विरोधी अभियान को बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बालाघाट, डिंडौरी और मंडला ये तीनों ही जिले अब एक जोन में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित जिलों को एक जोन में शामिल किया गया है और इसके लिए बाकायदा राजपत्र में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कराई गई है। अब इन जिलों में नक्सल विरोधी जो ऑपरेशन होंगे उनको और अच्छे तरीके से संचालित किया जाए, इसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। बालाघाट, मंडला और डिंडौरी एक ही जोन में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया से। सत्येंद्र, जानकारी दीजिए, नक्सलियों पर नकेल की कवायद के चलते 3 जिलों को एक ही जोन में शामिल कर लिया गया है। देखिए, जो बालाघाट जोन था वो घोर नक्सलवाद जोन कहलाता था, लिहाजा जो नक्सल जोन जो है उनको लेकर कई बार जो नक्सल मुहिम चलाई जा रही है उसको देखते हुए राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में, भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें जो राजपत्र था उसमें अधिसूचना जारी कराई गई है कि जो बालाघाट जोन के जो 3 जिले हैं जिनमें जो बालाघाट का मंडला और डिंडोरी, अब ये दोनों जिले जो है बालाघाट जोन में ही आएंगे। जो पहले डिंडोरी जिला था वो पहले शहडोल जोन में आता था, लेकिन अब शहडोल जोन में तीन जिले कर दिए गए, जिनमें एक अनूपपुर और उमरिया को इसमें नया जोड़ा गया है जो शहडोल जोन में आएगा। और इसमें बालाघाट जोन में जो है इसमें जो बताया जा रहा है वो इसको डिंडोरी को जोड़ा गया है। लिहाजा ये जो मुहिम चलाई जा रही है, नक्सल मुहिम जो बेहतर ढंग से संचालित हो सके, इसको लेकर ये जोन जो तीनों जो जिले हैं इन तीनों को बालाघाट जोन में किया गया है। चूंकि बताते हैं कि दीपावली से पहले नक्सलियों ने मंडला जिले में एक जो मूवमेंट देखा गया था और बालाघाट जिले में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। लिहाजा बस सकता उनको कि मुखबिरी करते हैं, इसके चलते जो नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये राज्य सरकार ने फैसला लिया है गजट नोटिफिकेशन को पास करते हुए अब डिंडोरी जिलों को भी बालाघाट जोन में शामिल कर दिया गया है। जी, शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। अपर मुख्य सचिव हेल्थ मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि जनवरी में नए वेरिएंट के डेवलप होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि सरकार की कोशिश दिसंबर में सभी को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने की है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि जनवरी में कोरोना का नया वेरिएंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इधर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और स्कूली बच्चों के संक्रमित होने पर चिंता और बढ़ गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में एक छात्र समेत 7 संक्रमित, इंदौर में 4 मरीज और होशंगाबाद में भी 1 मरीज मिला है। इंदौर में 6वीं की छात्रा और दूसरी में पढ़ने वाला उसका भाई भी पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में 13 दिन में 200 केस आए हैं। रोजाना औसत 15 केस आ रहे हैं। प्रदेश में 128 एक्टिव केस है। इधर नई गाइडलाइन के तहत होम आइसोलेशन सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। नए मिल रहे मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। इधर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए विदेश और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर खास चौकसी बरती जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकंड डोज हमको टाइमली पूरा करना है। अभी हम 68% लोगों को सेकंड डोज लगा पाए हैं। इस महीने हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हम अपनी सेकंड डोज पूरा कर दें, ताकि अगर वेरिएंट जो आएगा भी इससे संभावना है कि जनवरी में डेवलप होना शुरू होगा, तब ज़्यादातर पॉपुलेशन को सेकंड डोज लग चुका होगा। भविष्य में किस तरीके के केस ना आए, उसके लिए सरकार तो पूरी तरीके से लगी हुई है, टेस्टिंग भी कर रही है और जो भी अगर पॉजिटिव आ रहा है उसका ढूंढ कर हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आईसीयू के बेड पर्याप्त मात्रा में है, साधारण बेड पर्याप्त मात्रा में है।
और इसलिए पूरी तैयारी सरकार ने एडवांस की है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को तय होगा। इसे लेकर पंचायत राज ने गुरुवार को सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। SC, ST, OBC और सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकालकर होगा। कलेक्टर्स को कहा गया है कि आरक्षण की कार्यवाही की सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाए। बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश साल 2021 लागू कर दिया है। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है। अभी भी हमारी आपत्ति, जो पंचायत चुनाव में अध्यक्षों का आरक्षण तो वापस से कर रहे हैं, लेकिन पंच सरपंच का जो आरक्षण है वो 2014 के हिसाब से कर रहे हैं। पूरा आरक्षण वापस से होना चाहिए। पूरे जितने भी पद है सबका आरक्षण वापस से होना चाहिए। 2014 के आरक्षण से गलत है। अभी भी हमारी आपत्ति है और अभी भी इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह करेंगे, अगली कार्रवाई करेंगे। पंचायती राज के लिए राजीव गांधी जिस तरीके से अपना क्रेडिट लेते रहे, उसी के विपक्ष में जाकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता जो है अब चुनाव से घबराने वाला काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पैरोकार है कि चुनाव जो है वो विकेंद्रित व्यवस्था से होना चाहिए, लोकतंत्र नीचे तक चलना चाहिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और आपको बता दें, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने परिसीमन के मामले में इस पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की दायर स्पेशल लीव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही याचिकाकर्ता मानवेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें मानवर्धन सिंह तोमर ने मार्च साल 2021 में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। साथ ही प्रदेश के 79 नगर पालिका अध्यक्ष और 2 महापौर पर गलत आरक्षण के लिए प्रदेश की सभी सीटों पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर सरकार अपना जवाब पेश करने में लगातार समय मांगती रही। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में नगरीय चुनाव के आरक्षण पर लगे हाईकोर्ट की रोक को लेकर स्पेशल लीव याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब जाके जब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उनकी स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट हुई है और अगली जो तारीख दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो 6 दिसंबर 2021 है, जिसके लिए मैं जैसे कि पिटिशनर था उस याचिका में, तो मेरे लिए नोटिस इशू हो गए। तो अब 6 दिसंबर को ये देखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण बचा हुआ है कि वापस से सरकार सर्वोच्च न्यायालय पे उस स्टे को लेके गई है। भोपाल इंदौर में जल्द ही कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने जा रही है और ये सिस्टम यूपी की तर्ज पर होगा, जैसे लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में चल रहे हैं। इस सिस्टम के तहत पुलिस कमिश्नर को जिला प्रशासन के करीब 14 अधिकार दिए जा सकते हैं। कमिश्नर सिस्टम की अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है और माना जा रहा है कि इसे लेकर शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करने वाले हैं। इसके बाद इसमें अंतिम मुहर लग जाएगी। सरकार ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू पुलिस कमिश्नर सिस्टम का अध्ययन कराया था। साथ ही इसे लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। इस सिस्टम के तहत कमिश्नर को गुंडा नियंत्रण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, कारागार अधिनियम और शासकीय गुप्त बात अधिनियम समेत अन्य कानूनों का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दिए जा सकते हैं। जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री तुलसी सिलावट स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरे स्टेडियम का दौरा किया। स्टेडियम परिसर में ही प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। नेहरू स्टेडियम में बारिश के कारण हुए कीचड़ को खत्म करने से लेकर आने वाले मेहमानों की बैठक व्यवस्था पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बड़े आयोजन के चलते आधे दिन के लिए इंदौर के आधे हिस्सों के मार्गों को भी डाइवर्ट किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पहले पाताल पानी जाएंगे, यहाँ वो मंदिर पहुंचेंगे और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्टेडियम आएंगे। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, तो वोट कहां से आ गए? हाँ, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस जरूर करती है। अब तक जनजाति भाइयों को वोट बैंक ही मांगते रहे। हमारा तो
शहीदों की स्मृति के लिए पर्व चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। पहले जबलपुर में हुआ, फिर भोपाल में हुआ, अब इंदौर में। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं के साथ जमीनी कार्यकर्ता भी तैयार कर रही है। इन दिनों बीजेपी का पूरा जोर संगठन और मतदाताओं में अपना प्रभाव बढ़ाने पर है। इसके लिए संगठन स्तर पर नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए अब संगठन विस्तारकों को बूथ स्तर तक उतरने के लिए तैयार कर रहा है। वहीं जमीन पर सरकार और बीजेपी के खिलाफ माहौल को खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए प्रवक्ताओं को संभाग और जिलों में प्रशिक्षण देने के बाद मास्टर्स ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो मंडल तक ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो हाजिर जवाब हो और कुशल वक्ता हो। कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर निशाना साधा। संगठन जो वैचारिक आधार पर आगे बढ़ रहा है, उसको समाज में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से दक्ष हो, प्रशिक्षित हो। हम तो ऐसा मानते हैं कि प्रतिपल शिक्षण ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। भाजपा तो अभियान आयोजन और इस तरह के उसमें माहिर है। वो मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह चेन सिस्टम भी अभी लागू करने की बात कर रही है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जिस तरह से सुनहरे सपने दिखा के बाद में फ्रॉड करके भाग जाते हैं, ये भी इस तरह के सपने दिखाते हैं। अभी बूथ स्तर पर प्रवक्ता तैनात करें या कार्यकर्ता तैनात करें। जनता इनसे उब चुकी, जनता इनकी वास्तविकता जान चुकी, जनता इनसे जुड़ने वाली नहीं, जनता तो इनको सबक सिखा के घर भेजना चाहती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव एक बार फिर अपनी ही पार्टी को दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अरुण यादव खलघाट में हजारों किसानों को एकजुट कर पार्टी में उनके विरोधियों को ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं। इसके लिए अरुण यादव, उनके भाई सचिन यादव ने जो पोस्टर जारी किए हैं, उनमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह नहीं नजर आ रहा है और न ही कांग्रेस के किसी भी नेता की तस्वीर है। पोस्टर में केवल सुभाष यादव, अरुण यादव और सचिन यादव के चेहरे हैं। हालांकि इसके पहले भी अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए खलघाट में किसानों की बड़ी सभा कर चुके हैं। कांग्रेस नेता इसे अरुण यादव का व्यक्तिगत कार्यक्रम बता रहे हैं, जबकि भाजपा इसे बगावत बताकर चुटकी ले रही है। यदि कुछ कर रहे हैं तो अरुण यादव कौन है? कांग्रेस के नेता। सचिन यादव कौन है? कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री, विधायक हैं। तो यदि कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस को ही फायदा होगा ना। बगावती तेवर कहाँ है? ये तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हर आयोजन राजनीतिक होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भी आयोजन होते हैं। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि घर में कौन शेर होता है ये सब जानते हैं। हिम्मत है तो बाहर निकले। नसरुल्लागंज में 2 दिन पहले घूम रहे थे, आप जानते हैं नुक्कड़ सभा भी नहीं कर पा रहे थे, इतनी हैसियत उनकी नहीं थी। कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने उनकी राजनीति समाप्त कर दी है और इस बात को स्वीकार कर अब उनको घर बैठ जाना चाहिए। बात करेंगे ग्वालियर की। देश में कुछ महीने पहले कोयले का संकट गहरा गया था। वहीं मध्य प्रदेश के 4 बिजली प्लांट बंद होने के बाद अब सरकार बिजली बचाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। शिवराज सरकार ने इस अभियान का नाम ऊषा दिया है, जिसके तहत लोगों को बिजली की बचत को लेकर जागरूक किया जाएगा। साथ ही सरकार इसके लिए अवेयरनेस कैंप के साथ ब्रांड एम्बेसडर भी बनाने का प्लान कर रही है। दरअसल शिवराज सरकार बिजली बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेगी और उनके बीच एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। अधिक से अधिक बिजली बचाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं ऊर्जा साक्षरता अभियान में बिजली बचाने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों में जन अभियान परिषद के जरिए गतिविधियां चलाई जाएंगी। वहीं कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। ऊर्जा साक्षरता अभियान भी हम चला रहे हैं। कॉलेज, स्कूलों में लोगों से, बच्चों से कह रहे हैं वो अपने घरों पे जाकर के अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, परिजन को बताएं कि जितनी जरूरत है उतना बिजली का उपयोग करें। जैसे अगर हम जितनी देर कमरे में नहीं है तो लाइट क्यों जलनी चाहिए? बिजली संकट चरम पे है। 8,000 करोड़ रुपए जो कोयला कंपनियों को देना था वो दिए नहीं है। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की 17 मोहल्लों में कटौती हो जाती है, रात को कटौती हो जाती है, बिजली मिल नहीं रही है। बिजली के मामले में फेल तो हुई है सरकार। ये बचत अगर करेंगे तो इसी तरह करेंगे कि लोगों की बिजली काट देंगे।
जबलपुर शहर की सीमा से डेयरियों को बाहर शिफ्ट न किए जाने पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी की भोपाल बेंच ने मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। एनजीटी ने सरकार से पूछा कि उसके पूर्व आदेश के बावजूद डेयरियों को जबलपुर शहर से बाहर क्यों विस्थापित नहीं किया गया। एनजीटी ने राज्य सरकार को हलफनामे पर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता संघ ने ये याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि डेयरियों को शहरी सीमा से बाहर शिफ्ट करने के आदेश के बाद भी आज भी जबलपुर की शहरी सीमा में करीब 450 डेयरियां संचालित हैं। लगभग 450 बड़ी ऐसी डेयरियां हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जबलपुर के क्षेत्र में चल रही हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसमें नोटिस जारी करते हुए सरकार को बोला है कि 4 हफ्तों में इसका स्पष्टीकरण जवाब प्रस्तुत करें एनजीटी में। हमने यही मांग की है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जो डेयरियां हैं उसको तत्काल हटाया जाए। जबलपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी कचरे के नाम पर भी घपला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल हाईटेक डस्टबिन के नाम पर कई फायदे गिनाकर ऊंची कीमतों पर स्मार्ट सोलर डस्टबिन खरीदे गए, लेकिन इन्हें लेकर जो दावे किए गए थे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अब इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर की सड़कों पर लगे ये वो कथित सोलर स्मार्ट डस्टबिन है जिसे लेकर किए सारे दावे फेल हो गए। कहा गया था कि इसमें रखा कचरा सोलर पैनल की गर्मी से कंपोस्ट खाद में बदल जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से कचरा उठाव होगा। डस्टबिन फुल होने पर उसमें लगी डिवाइस से नगर निगम को खबर हो जाएगी। मोबाइल चार्ज हो जाएंगे। मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने ऐसे सब जवाब दिखाकर करीब 10 लाख रुपए प्रति डस्टबिन के हिसाब से साल 2018 में 50 डस्टबिन खरीदे थे। इनमें से 25 डस्टबिन शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए, लेकिन ये स्मार्ट डस्टबिन सिर्फ प्लास्टिक और टीन के डिब्बे साबित हुए। ये योजना ही बंद कर दी गई। कांग्रेस अब इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। दुनिया भर के ने सब विभाग दिखाया पूरे शहर को, बताया कि इस डस्टबिन से ये फायदा होने वाला, मगर वो टीन के डब्बे किसी काम के नहीं रहे, वो कबाड़ियों को बेचे गए। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला जो स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, ये मतलब हम लोगों ने उस समय भी बात उठाई थी और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। जबलपुर नगर निगम के आयुक्त इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनके मुताबिक घोटाले का यह मामला अदालत तक पहुंच गया है और कोर्ट के निर्देश पर वैधानिक कार्रवाई होगी। We want to only shift to door, complete door-to-door collection में ही जाना हमारी स्ट्रेटेजी है। तो ये हमारा डस्टबिन के ऊपर पॉलिसी है। रेस्ट उस पर्टिकुलर इशू में वो कोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया है और जो भी लीगल प्रोसेस होगा हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी डिसीजन कोर्ट का होगा। जबलपुर में डस्टबिन लगाने के नाम पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी बीते 10 सालों में करीब 20 करोड़ रुपए फूंक चुके हैं, लेकिन शहर की साफ सफाई व्यवस्था अब भी कटघरे में है। जबलपुर शहर हर बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ जाता है। बहरहाल देखना होगा कि कचरे के नाम पर करोड़ों के इस घोटाले पर कार्रवाई कब तक होती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। अगली खबर अलीराजपुर से, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी पिता ने अपने 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। दरअसल पिता को अपने बेटे के शरीर पर भूत प्रेत का शक था और इसी वजह से उसने कुल्हाड़ी से अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पास के खेत में दफना दिया। वहीं इस मामले में एक महिला भी शामिल है जो आरोपी पिता की गुरु मां बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला ने ही बच्चे के शरीर में भूत प्रेत की बात कही थी। पुलिस ने बच्चे के शव को खेत से बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी है। भूत प्रेत की शंका को लेके बच्चे को कुल्हाड़ी से मार डाला। मारने के बाद उसके शव को एक जगह दफना दिया था। उसकी सूचना आई, सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपी हैं इसमें। एक आरोपी की गिरफ्तारी बची है, दूसरे के लिए हमारी टीम ऑलरेडी रवाना है। उनको भी हम बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।